Rahim. I am Waqas Ahmed and today we are going to talk about again the pharmacology of malaria. आज हमने फार्माकोलॉजी ऑफ मलेरिया का पार्ट 2 पढ़ना है। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया था। मैं आपको जल्दी से मोटा मोटा बता देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस तरह जो है ना प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है, किस तरह प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर फलता फूलता है और किस तरह हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन हासिल करता है और इसके बाद किस तरह हमें नुकसान पहुँचाता है। मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि प्लाज्मोडियम कहाँ पे होता है। प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो के जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, प्लाज्मोडियम वहाँ पे जा के रहता है। वो उसका जो है ना प्राइमरी होस्ट होता है। एक होस्ट जिसके अंदर वो पलता फूलता है, जहाँ पे वो रहता है उसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। कैसे आता है हमारी बॉडी के अंदर? आपको पता है कि मॉस्कीटो हमें बाइट करता है, हमें काटता है, हमें चक मारता है। मैंने आपको बताया था कि मॉस्कीटो को बाइट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। मॉस्कीटो को बाइट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जो मॉस्कीटो होते हैं उसके पास 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी? एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके पास उसके पास एक स्मेलिंग जो है ना कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे आप सो रहे हैं, रात को खूब अंधेरा है और आपने अगर चादर लेके सो रहे हैं और आपकी बॉडी का सिर्फ एक हाथ जो है ना वो आपने नेकेड रखा हुआ है, वो जो है ना उसके ऊपर चादर नहीं डाली हुई, बाकी आपने पूरी की बॉडी के ऊपर चादर डाली हुई है। तो मॉस्कीटो क्या करेगा? उसी जगह पे आके उसी हाथ पे ऊपर बैठ के उसके बाइट करेगा। क्यों बाइट करेगा? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल स्मेल है जिसकी वजह से जो है ना एक कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से जो है ना वो ब्लड की स्मेल को सूंघ लेता है। दूसरा मैंने आपको ये मेन प्रॉपर्टी बताई थी कि जो हमारे पास मॉस्कीटो होते हैं जो हमें बाइट करते हैं वो सारे के सारे फीमेल्स होते हैं, और जो मलेरिया के लिए हमें बाइट करते हैं और प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते हैं वो होते हैं फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो। और डेंगू के लिए क्यूलिक्स मॉस्कीटो होता है हमारे पास, ठीक है। ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो होता है। ये क्या करता है? ये हमें बाइट करता है। और तीसरी मेन क्वालिटी इसकी ये है कि जब हमें बाइट करता है ना तो हमारा ब्लड होता है बहुत ज़्यादा क्लॉट। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स घूम रही हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका साइज़ इतना बड़ा है तो ये जो है ना सक नहीं कर पाता ब्लड को। तो ये क्या करता है? एक एंटी कोगुलेंट रिलीज़ करता है। वो एंटी कोगुलेंट रिलीज़ करने की वजह से क्या होता है? एक तो हमारी वो जगह थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है ताकि हम उस मॉस्कीटो को मार ना दें, और दूसरा क्या होता है कि ब्लड थोड़ा सा पतला हो जाता है। जैसे ही ब्लड पतला होता है उसके बाद क्या करता है? वो स्ट्रॉ की तरह चूस लेता है और जो ब्लड उसको चाहिए होता है और अपने न्यूट्रिशन के लिए, अंडे देने के लिए, बच्चों को फीड करने के लिए, सारों के लिए वो अपना काम कर लेता है। अब जब वो हमें चक काटता है ना, हमें बाइट करता है, तो वो हमारी बॉडी से सिर्फ ब्लड ही नहीं इनटेक करता, वो क्या करता है? उसके जो स्लाइवा होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर जो है ना प्लाज्मोडियम भी होता है। प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में होता है? प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर अकेले नहीं रह सकता। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी, और जो दूसरे बॉडी हैं यानी प्राइमरी होस्ट है उनकी बॉडी के स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर अकेला नहीं रह सकता। यानी एक प्लाज्मोडियम अलग-अलग उसकी बॉडी के अंदर घूम रहा होगा। उसके प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? स्पोरोजोइड्स बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, एल्गी होते हैं, ये भी तकरीबन स्पोर्स बनाते हैं। बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाते हैं, फंगस भी स्पोर्स बनाते हैं। तो इसी तरह ये प्लाज्मोडियम भी क्या करते हैं? ये स्पोर्स बना के रहते हैं। उनके जो स्पोर्स होते हैं उनका नाम है स्पोरोजोइड। तो जैसे ही बैक्टीरिया या मॉस्कीटो हमें बाइट करता है, मॉस्कीटो की बाइटिंग से क्या होता है कि उनका स्लाइवा भी हमारे ब्लड के अंदर थोड़ा सा इंक्लूड हो जाएगा। उस इंक्लूडिंग की वजह से क्या होता है कि उसके जो स्पोरोजोइड्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, वो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जो स्पोरोजोइड होते हैं वो भी हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब वो जब हमारे ब्लड के अंदर गए तो ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है, तो ब्लड अगर पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है तो कहाँ जाएगा ब्लड? तो ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसे पूरी बॉडी में पंप करेगा, और चलते जब वो लिवर के पास पहुंचेगा ना तो लिवर के अंदर जो है ना उसका मेन जो है ना होस्टेज सेंटर है। लिवर के अंदर उसका मेन सारा काम करना है उसने। लिवर के अंदर, हमारे लिवर के अंदर क्यों लिवर के अंदर सारा काम करना होता है? क्योंकि जो लिवर के सेल्स होते हैं ना वो ब्लड कैपिलरीज के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। और लिवर सेल्स जो है ना, लिवर एक बहुत लार्ज ग्लैंड है। 1.5 किलो का जो है ना एक बॉडी के अंदर, जो नॉर्मल मेच्योर इंसान होता है ना 1.5 किलो से किलो तक का जो है ना उसकी बॉडी के अंदर लिवर है। सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो इसके पास जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं? उसके अंदर चले जाते हैं। जब जैसे ही जाएंगे हेपेटोसाइट्स के अंदर, स्पोरोसाइट्स क्या करेंगे? थोड़े बहुत होते हैं स्पोरोसाइट, अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, पहले वहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे, एसेक्सुअली डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। करते अपने आप को पहले बढ़ाएंगे तादाद में, ठीक है ना। यानी ये थोड़े से बंदे थे, किसी दूसरे इंसान के मुल्क में घुस गए हैं, अब उस मुल्क में घुसे हैं तो उससे जाके वहाँ पे डायरेक्ट लड़ना नहीं स्टार्ट कर देंगे। क्यों? उनको पता है कि यार उनकी इतनी बड़ी आर्मी है वगैरह वगैरह, वाइट ब्लड सेल्स इतने घूम रहे हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, उन्होंने तुम्हें मार देना है। तो ये क्या करेंगे? पहले अपनी तादाद बढ़ाते हैं, यानी पहले बगावत करते हैं अंदर,
हेपेटोसाइट्स के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे अपनी तादाद बढ़ाएंगे, एसेक्सुअली डिवाइड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। जैसे ही ये स्पोरोजोइट्स एसेक्सुअली डिवाइड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा हेपेटोसाइट्स के अंदर फैल जाते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं क्रिप्टोजोइट्स। क्या कहते हैं? अब हम स्पोरोजोइट्स नहीं कहते, अब हम उन्हें क्रिप्टोजोइट्स कहते हैं। तो ये क्रिप्टोजोइट्स क्या करते हैं? ये और भी बंच बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, जिन्हें हम फर्दर मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि करते 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 ये सेल्स के अंदर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारा हेपेटोसाइट्स ही फट जाता है, हमारे हेपेटोसाइट्स बर्स्ट कर जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं लिवर के, वो ब्लड कैपिलरीज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अब जब ब्लड कैपिलरीज के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, जैसे ही हेपेटोसाइट्स फटा तो साथ ही ब्लड के अंदर वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब जब ब्लड के अंदर वो रिलीज़ होते हैं ना, तो वो मीरोजोइट्स की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, और मीरोजोइट इंतहाई डेंजरस फॉर्म है प्लाज्मोडियम की। जितने भी प्लाज्मोडियम है ना, उसकी जो इंतहाई डेंजरस फॉर्म है ना, जो हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा नुकसान में पहुंचाने वाली होती है, वो होती है मीरोजोइट्स। वो मीरोजोइट्स, अब उसके बाद वो मीरोजोइट्स के अंदर ब्लड के अंदर इंटर हो जाते हैं। उसके अलावा वो इर्द गिर्द दूसरे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी इंटर हो जाते हैं, और दूसरे हेपेटोसाइट्स को भी नुकसान पहुँचाते रहते हैं। अब जैसे ही ब्लड के अंदर इंटर हुए, ब्लड के अंदर वो कहाँ जाएंगे? वो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर। उसकी वजह है कि ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वो तो घूम नहीं सकते। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स है और वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स वगैरह। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर वो जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे? उनका खैर मकदम करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे, उनको मार देंगे। और प्लेटलेट्स के अंदर तो वो जा नहीं सकते। प्लेटलेट्स बहुत बड़े मेगा कैरियोसाइट्स हैं, उन्होंने आहिस्ता 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 टूट के अगर किधर ज़ख्म हो जाता तो ब्लड टूट के जो है ना, उन्होंने प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाना होता है, मेगा कैरियोसाइट्स। या प्लेटलेट्स ने जो है ना क्लम्बिंग बनानी होती है, प्लेटलेट्स क्लस्टर्स बनाने होते हैं, तो वो प्लेटलेट्स के अंदर भी जाते नहीं हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब पहले क्या था? पहले रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो सेल नहीं घुसे हुए थे, इसको हम कहते हैं प्री एरिथ्रोटिक स्टेज। यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर जब वो नहीं घुसे होते प्लाज्मोडियम, इसको हम कहते हैं प्री एरिथ्रोटिक स्टेज। जैसे ही वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर घुस जाते हैं तो रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसिटिक स्टेज। यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो इंटर हो गया। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंटर होके वो क्या करेंगे? उनको क्या चाहिए? उनको खुराक चाहिए। खुराक किस लिए चाहिए? ताकि वो डिवाइड हो सके, अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके। हर लिविंग थिंग्स को खुराक चाहिए होती है, हर लिविंग थिंग्स को जो है ना अपने लिए एनर्जी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, हर लिविंग थिंग्स की बुनियादी ज़रूरियात है। कपड़ा तो नहीं दे सकते अब, हम शेल्टर देंगे उन्हें, वो शेल्टर चाहिए होता है, इन्हें रोटी चाहिए होती है, यानी एनर्जी चाहिए दोनों काम के लिए। वो क्या करेंगे? फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे? रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हमें पता है ना, रेड ब्लड सेल 95% हीमोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। हीमोग्लोबिन किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? आगे हीमोग्लोबिन हीम से मिलकर बना हुआ है और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे हीम में और ग्लोबिन में। उसका क्या फ़ायदा होगा इन्हें? इनको एनर्जी मिलेगी। अब वो जो हीम होता है ना इनका फर्दर, उस हीम को ये तोड़ते हैं हेमाटिन में। हेमाटिन में ये देखें, ये जो हीम इनका होता है ना, इस हीम को ये तोड़ देते हैं हेमाटिन में। अब इनका एक ये जो नुकसान होता है ना, इनका क्या होता है? ये जो हेमाटिन है ना, ये हेमाटिन इनके लिए होता है बड़ा डेंजरस, टॉक्सिक होता है। अगर ये हीमोग्लोबिन को अगर हीम में तोड़ते रहते हैं, हमारी बॉडी इनको ये तो नहीं है कि आओ जी हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के अंदर घुस जाओ और आगे हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसे तोड़ते रहो हीम को जो है ना हीम में तोड़ो, हीम को आगे हेमाटिन में तोड़ो, आगे फिर हेमाटिन के मेटाजोन में तोड़ो, और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हमारी बॉडी क्या करेगी? आगे से रिस्पॉन्स क्रिएट करना चाहती है। हमारी बॉडी यूँ तो नहीं तोड़ने देगी कि हमारी बॉडी के अंदर आओ जी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन तोड़ लो। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजन इज़ टू मच नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी इस तरह इजीली तो नहीं कर सकती कि यार आओ हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को तोड़ दो। तो ये क्या करती है? जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर हीम बनता है, हीम को हमारी बॉडी हेमाटिन में तोड़वाती है। हेमाटिन उनके लिए नुकसानदेह है, डेंजरस है, टॉक्सिक है। अगर वो हेमाटिन बार बार बनता रहा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर बनता रहा, वो रेड ब्लड सेल्स तो वैसे ही बस्ट करना है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जरासीम है, वो और तरीके से तो नहीं मार सकते, बस्ट करके उनको मारेंगे। तो वो हेमाटिन बनता रहेगा, जरासीम होंगे, टॉक्सिक होगा, उन्हीं रेड ब्लड सेल के अंदर ही प्लाज्मोडियम को वो मार देंगे, यानी जो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा। तो वो क्या करते हैं? फिर हेमाटिन को हेमाटोजोन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उनके लिए बड़े सेफ है और बड़ा सेफ है, और उनको एनर्जी भी मिलती है, न्यूट्रिशन भी मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमारी जो मेन क्यूनिन की मेडिसिन होती है ना, क्यूनिन की हम जो ड्रग्स लेते हैं, 2 दवाइयाँ जाके क्यूनिन की 2 टैबलेट्स ले लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन तक हमारा मलेरिया ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है? वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके? वो क्या करता है? वो हमारे जो क्यूनिन की मेडिसिन होती हैं हम लेते हैं, वो मेडिसिन क्या करेंगे? हमें पता है कि ADME एब्जॉर्प्शन होगी, फिर मेटाबॉलिज्म,
फिर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सक्रीशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो क्या करेगा, ब्लड के अंदर जाएंगे, वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करवाता है उन्हें। तो ब्लड के अंदर जब वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जा रहे होंगे तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो एंटर हो जाएंगे। जैसे ही रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होंगे ना, तो ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्लाज्मोडियम जब हीमोग्लोबिन को तोड़ के हीम में तोड़ेगा और हीम को हेमाटिन में, और हेमाटिन के फिर हेमाजोन में। तो ये क्यूनिन की मेडिसिन क्या करेंगी, ये ब्लड के जो हेमाटिन है, हेमाटिन को हेमाजोन में कन्वर्ट नहीं होने देंगी। यानी ये क्यूनिन की मेडिसिन आके यहाँ पे एक्ट करेंगी। यहाँ पे एक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हेमाटिन को जो है ना, हेमाटिन को हेमाजोन में कन्वर्ट ही नहीं होने देंगी। जब हेमाटिन को हेमाजोन में कन्वर्ट नहीं होने देंगी तो ये हेमाटिन जो है ना लार्ज क्वांटिटी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी में बनना स्टार्ट हो जाएगा। लार्ज क्वांटिटी में बनेगा तो क्या अभी बताया आपको, ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्या करेगा, नुकसान करेगा, और करते 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 क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर इतना जहर भर जाएगा, इतना जहर भर जाएगा कि प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल बस्ट कर जाएगा, और जो प्लाज्मोडियम वगैरह ये जो जितने भी जरासीम वगैरह उसके अंदर मर जाएंगे। ये सिंपल कहानी थी इसकी। अब उसके बाद क्या है जी, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, अब ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर हुआ। अब ब्लड ने हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर हुआ, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ने जो जो प्रोसीजर किया, इसको मैंने आपको बताया एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और स्टेज भी होती है, पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। कुछ ये जो जरासीम होते हैं प्लाज्मोडियम में छुप छुप के रह रहे होते हैं, यानी खुफिया तौर पे होते हैं। जिस तरह जो है ना जो अक्सर फौज होती है, आर्मी, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होती हैं, दूसरे मुल्कों में जाके उन्होंने अपने खुफिया एजेंट्स छुपाए होते हैं, जो छुप छुप के जो है ना अपने काम परफॉर्म करने होते हैं उन्होंने, ठीक है। एकदम बाहर आके फेस टू फेस नहीं लड़ते हैं, वो छुप छुप के जो है ना बगावत करते रहते हैं, उकसाते रहते हैं, उस मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसी तरह कुछ प्लाज्मोडियम ऐसे होते हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर या लिवर के अंदर स्टोर रह जाते हैं, डोरमेंट स्टेज में होते हैं, हमें उस टाइम नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन खुफिया तौर पे डिवीजन करवा रहे होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने प्लाज्मोडियम को मारा। अब उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंटर होते हैं ना, तो ये जो मीरोजॉइड्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, मीरोजॉइड्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंटर होते हैं। ये मीरोजॉइड्स क्या करते हैं, ये मीरोजॉइड की फॉर्म में नहीं रहते, ये ट्रोपोजॉइड्स बना लेते हैं। अब वो जो ट्रोपोजॉइड्स होते हैं ना, ट्रोपोजॉइड्स क्या होते हैं, ट्रोपोजॉइड रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो जितने भी इनके प्लाज्मोडियम होते हैं, जो मीरोजॉइड्स होते हैं, वो मीरोजॉइड ना यू रिंग बनाते हैं स्टार की फॉर्म में। अब ये जो रिंग फॉर्म होती है बड़ी डोरमेंट होती है, ये इतनी आसानी से जो है ना रिंग फॉर्म तोड़ नहीं सकते। कोई भी मेडिसिन आप ले लें, ये रिंग फॉर्म ना इनकी बड़ी स्टेबल फॉर्म होती है। अब ये जो रिंग फॉर्म होती है, ये क्या करते हैं, ये ट्रोपोजॉइड्स को फर्दर मेल गमीट्स में और फीमेल गमीट्स में तोड़ देते हैं। वो मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स हमारे ब्लड के अंदर ना 24 घंटे घूम रही होती है। अगर उसके अलावा कोई और मच्छर आके हमें काटता है, दोबारा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो आगे हमें काटती है, तो जैसे ही वो हमारे ब्लड को चूसेगी ना, हमारे ब्लड को बाइट करेगी, हमें बाइट करने के बाद हमारे ब्लड को सक करेगी, तो मेल एंड फीमेल जो गमीट्स इसने बनाए हुए थे ट्रोपोजॉइड्स ने, वो भी उनकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही उनकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या करेंगे, दोबारा मेल एंड फीमेल गमीट्स यूनाइट होंगे। यूनाइट होने के बाद दोबारा जाइगोट बनेगा, दोबारा जाइगोट बनने की वजह से नया स्पोरोजॉइड्स बनेगा। फिर वही जो मच्छर होगा दोबारा जाकर किसी हेल्दी बंदे को बाइट करता है, तो वो दोबारा स्पोरोजॉइड्स उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, फिर वो लिवर सेल्स के अंदर जाएंगे, वो डिवाइड हो के मीरोजॉइड्स बनाएंगे, फिर वो मीरोजॉइड्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएंगे, उस बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाने के बाद दोबारा ट्रोपोजॉइड बनाएंगे, ट्रोपोजॉइड दोबारा मेल एंड फीमेल गमीट्स बनाएगा, वो मेल एंड फीमेल गमीट्स दोबारा ब्लड के अंदर जाएंगे। फिर अगर कोई मॉस्किटो उधर से दोबारा ब्लड सक करता है, वो किसी और हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करता है, दोबारा ये सारा प्रोसीजर होगा। इसी तरह क्या होता है कि मलेरिया इसी तरह से तेज़ी से फैलता गया। मलेरिया ने क्यों इंसानों को इतना ज़्यादा मारा है, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये मच्छर इनको बाइट करते हैं। ये तो AFA किंग की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि AFA किंग ने 10 साल इस पर खिदमत की है, 10 साल ऑब्जर्वेशन की है कि यार होता क्या है, इतने लोग क्यों मर रहे हैं, क्या हो रहा है कि यार एक कमरे में 50 बंदे सो रहे हैं, 50 में से 10 बंदों को या 20 बंदों को मलेरिया हो रहा है और 30 बंदों को नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या चीज़ है। अगर हवा के अंदर है मलेरिया की जरासीम, क्योंकि मलेरिया का मतलब ही माला मीन बैड और एरिया मीन एयर है। पहले ये कहा जाता था कि मलेरिया की जरासीम ना हवा के अंदर होते हैं, हवा के अंदर जरासीम होते हैं जो हम इनहेल करते हैं और उसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। तो AFA किंग ने कहा कि अगर यार हवा के अंदर है तो 50 के 50 बंदे हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्यों 30 बंदों को नहीं हो रहा और 20 बंदों को या 10 बंदों को हो रहा है। फिर ये मिथ ख़त्म होगी। फिर कहते हैं कि जी ये मिथ आई कि यार जो मार्शी एरियाज़ होते हैं, गंदे पानी वाले एरियाज़ होते हैं, दलदल वाले एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे हमारे वेस्ट मटेरियल वगैरह जा रहा है, वहाँ पे मेरे ख्याल से जो है ना उस जरासीमों की वजह से होता है, उन पानी की वजह से होता है। वहाँ पे भी कुछ वॉलंटियर्स ऐसे थे जिन्होंने वो गंदा पानी पिया, प्रिजनर्स थे, जेल से कैदी लेके आए थे, उनको ये ऑफ़र दी गई कि यार आपने ये गंदा पानी पीना है और अगर आप मर गए तो आपकी मर्ज़ी और ना मरे तो हम आपको रिहा कर देंगे। तो उन्होंने इसकी हामी भरी, तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो बच गए, मलेरिया उनको कोई नहीं हुआ। ये भी मिथ टूट गई कि यार मलेरिया जो है ना मार्शी एरियाज़ और गंदे पानी वगैरह से होता है।
उसके बाद और भी मिथ्स आती रही कि यूँ होता है, यूँ होता है, यूँ होता है। AFA किंग ने जो 20 ऑब्जर्वेशन दी उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली ऑब्जर्वेशन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि यार जो लोग ना घरों के बाहर ज़्यादातर सोते हैं उनको मलेरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो लोग घरों के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया बड़ा कम होता है। दूसरी उसकी जो मेन ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो घरों के बाहर सोते हैं और ये घरों के अंदर सोते हैं और अपने करीब आग लगा के सोते हैं उन्हें मलेरिया बड़ा कम होता है, और जो अपने करीब ना आग लगा के नहीं सोते उन्हें बहुत ज़्यादा मलेरिया होता है। ऐसा क्यों होता है? तीसरा उसने ये कहा कि जो अपने नेस्ट लेके सोते हैं या चादर वगैरह लेके सोते हैं ना उनको भी मलेरिया बड़ा कम होता है, और जो चादर वगैरह लेके नहीं सोते ना उनको मलेरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उसने जो है ना तकरीबन 1000 पेशेंट्स की ऑब्जर्वेशन ली हुई थी, ऑब्जर्व किया था कि यार ये मेन है। उसकी बिना पर उसने बताया कि मे भी ये मॉस्कीटो ट्रांसमिट करती हो। फिर हाइपोथेसिस बनी जी मॉस्कीटो जो है ना ट्रांसमिट करती है। फिर करते करते रोनाल्ड ड्रूस के एक्सपेरिमेंट्स आए, रोनाल्ड ड्रूस ने एक्सपेरिमेंट किए जिसकी वजह से हमें ये पता लगा कि यार मॉस्कीटो ही वाकई जो है ना प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करती है। और ये जितनी भी क्यूनिन की ड्रग्स हैं ना ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है। कहा यह जाता है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी उसके बाद जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार से फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उससे पहले ना फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ही जो है ना आर्मी की जो है ना मिलिट्री एक्सरसाइजेस डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टार्ट हो चुकी थी। तो यही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली यूरोप वाली साइड जो है ना यहाँ पे जो है ना जंगल में कुछ प्लाटून जा रही थी आर्मीज़ की, यानी तकरीबन 500-600 लोग थे। जंगल में उन्होंने स्टे किया हुआ था कि जंगल में जो है ना एनिमीज़ को आने से उन्होंने बचाना है, यानी जंगल का उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा कि जंगल का जब कंट्रोल संभाला हुआ था तो जंगल में आपको पता है कि पानी वगैरह खड़ा हुआ होता है, वहाँ पे भी गंदा पानी वगैरह होता है। तो वहाँ पे कई मॉस्कीटो ने उनके आर्मी वगैरह के तकरीबन 250-300 नौजवानों को बाइट कर दिया और 250-300 नौजवानों को वहाँ पे मलेरिया हो चुका था। तो उसके बाद जो प्लाटून के कमांडर थे उन्होंने कहा कि यार अब 250-300 बंदों को मलेरिया हुआ है, बुखार से वो तप रहे हैं, उनको कपकपी शिवरिंग लगी हुई है, तो क्या होगा यार अगर हमने जो है ना अगर ये 300-400 बंदे को इसी तरह मरने के लिए छोड़ दिया, कल को तो परसों 2-3 दिनों बाद हमें भी मलेरिया हो जाए वगैरह वगैरह। तब अब उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ भी उसे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उसने क्या किया कि करीब एक दरख्त था, उस दरख्त के पत्ते तोड़े, उस दरख्त के पत्ते तोड़ने के बाद उसको उबाला और उसको जो है ना जड़ी बूटी टाइप की बना के दे दी, ठीक है ना। अब वो उस दरख्त का नाम था क्विना। अब उस जड़ी बूटी को जब उसने बंदों को पिलाया तो 2-3 दिनों बाद वो ठीक हो गए। उसके बाद जैसे वो ठीक हुए हैं दुनिया में इनकलाब आ गया कि भाई यहाँ पे वो फलानी जगह पे जो है ना कीना के जो दरख्त थे उसके पत्तों से जो है ना मलेरिया ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद ये अमेरिका नया डिस्कवर हुआ था उसके बाद, ठीक है ना। अमेरिका में ये कीना के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। अमेरिका के लोग वहाँ से अमेरिका से जो है ना यूरोप की तरफ दरख्त भिजवाना स्टार्ट किए। फिर लोगों ने जो है ना आर्टिफिशियल प्लांटिंग के ज़रिए, आर्टिफिशियल वेजिटेशन के ज़रिए जो है ना ये प्लांट उगाना स्टार्ट कर दिए। फिर ये कीना के दरख्त कम पड़ गए। और आपको पता है बेईमानी हर जगह होती है, हर जगह लोगों का पैसे दे के ईमान डगमगा जाता है। अब उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कीना की तरह एक और दरख्त जो उससे मिलते जुलते थे, उनका नाम था सिंचोना। लोगों ने क्या किया, कीना के जो दरख्त थे सिंचोना के दरख्तों को कीना के दरख्त के पत्ते साबित करके उसे बेचना स्टार्ट कर दिया। अल्लाह ताला की कुदरत देखें, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि वो जो कीना का दरख्त था अगर वो 3 दिनों में ठीक करता था, कीना की जो दवाई बनती थी उससे क्यूनिन, तो सिंचोना के दरख्तों से जो क्यूनिन की मेडिसिन निकलती है वो 2 दिनों में ठीक कर देती थी। 2 दिनों में नहीं, मतलब आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ। यानी अगर क्विनीन जो कीना के दरख्तों से निकलती थी वो अगर 10 दिन में ठीक करती थी तो सिंचोना उसे हाफ दिन में ठीक कर देती थी। तो इस तरह करते करते फिर जो है ना आगे उस टाइम फार्मेसी ने भी इतनी तरक्की कर ली थी कि हमने उस क्विनीन को एक्सट्रैक्ट आउट किया पत्तों से। क्विनीन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे मेडिसिन बनाई, ड्रग्स बनाए। देखें अब अल्लाह ताला, अब देखें किस तरह जो है ना मलेरिया की बीमारी, अब किसी को मलेरिया हो जाए कोई डर नहीं लगता, पता ही नहीं होता कि यार मैंने बुखार होता है जी क्यूनिन की मेडिसिन दे देते हैं, 7-2-3 पैनाडोल की टैबलेट्स दे देते हैं, बंदा ठीक। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला जो भी बीमारी बेचते हैं उसके साथ साथ उसका इलाज भी बेचते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हुई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, अगर ज़रूरत है तो करें, नहीं करना। और ये बता दें कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और फीडबैक देना ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम फर्दर से फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें।